मणिपुर मिला, किसी को दिक्कत नहीं ना। नागालैंड के ऊपर नागालैंड के नीचे क्या मिला? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी आजाद हिंद फौज जो थी वो म्यांमार में उसका गठन जो किया गया बर्मा में। कहाँ किया गया? बर्मा। और बर्मा में वो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर सुभाष चंद्र बोस जब आगे बढ़े थे तो सबसे पहले उन्होंने कब्जा कहाँ किया था? इम्फाल पे। और यहीं से बोला था दिल्ली चलो, रुकना नहीं है। कहाँ चलो? उनका सामना भारतीय सैनिकों से हुआ। समझ में आएगी ना? गया अब भारतीय अंग्रेज सबके पास अपने कितने सैनिक थे? 6000। बाकी किसको रखे थे? सब भारतीयों को। समझ में आगे कि नहीं? और उस समय भारतीय सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे। समझिए आप, उस समय आग लगाने वाली बात बोलना चाहिए। जो अंग्रेजों की साथ दे वो अंग्रेजों की औलाद, पड़ोसी की औलाद ही पड़ोसी का साथ देता है। तो बहुत बार में ऐसी बातें भी होती हैं। समझ में आ गया? जहर वाली बात आप लोग को तो क्या है बताए। जहरीला बात का मतलब समझ में आएगी नहीं? गया कब को ऐसा जहरीला बात बोलो कि आदमी हथियारे छोड़ दे। तो नहीं, अंग्रेज का साथ दे रहा है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? तो यहाँ मणिपुर के रास्ते सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, नहीं तो बढ़िया से बैंड बजाए हुए थे अंग्रेजों का। सुभाष बाबू बहुत गर्म मिजाज के थे, लेकिन सोचते बड़े शांति से थे। उनके बातों में कभी आपको गर्म दल नहीं झलकेगा, उनके कामों में झलकेगा। इसीलिए वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे। लोगों को लगा यार ये तो आदमी बहुत सीधा है। कहेंगे हम आदमी सीधा है, हमारा काम टेढ़ा है। सुभाष चंद्र बोस बहुत बेहतरीन है। आगे बढ़े तो ये कौन सा राज्य हो गया? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। मिल गया? कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील कौन सा है? लोकटक झील। ये झील इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग जो है झोपड़ी बना के नदियों में रह लेते हैं। पूरा गांव झील के अंदर बसा हुआ है। मतलब इतना बड़ा एरिया में है कि गांव इस झील के अंदर बसा हुआ है। और लोग घर किस पे बनाए हैं? तो बांस का लकड़ी, बांस का ऐसे जोड़ जोड़ के और उसी पे घर बना दिए। उनका घर क्या होते रहता है? तैरते रहता है। अच्छा, उसी झील के बीच में कहीं ऊंचा जमीन हो गया तो उसको स्कूल बना दिया गया। अब बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? सबके घर में एक छोटका छोटका नाव है, बैठा अखे के चल दिया, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग कैसे साइकिल लगाते हैं, लोग वो घाट पे नाव लगा देगा। और वहाँ अच्छा पानी के एरिया में चावल की खेती अच्छे से हो जाएगी। और चावल के साथ मछली, तो मछली और चावल वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो वो पूरी झील पे एक तैरती हुई दुनिया है। अब उस झील पे जहाँ मछली होगी, धान की खेती होगी, तो बकुला उकुला खाने भी आएगा, सब पक्षी वगैरह उसको। तो वहां पर लोकटक झील में ना एक कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों तैरता हुआ? यहाँ स्कूल कॉलेज घर तैर रहा है तो राष्ट्रीय उद्यान है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ, किसी को दिक्कत? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो कैबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर। और यहीं पे पूरी रणनीति बनाए थे अंग्रेज। इसमें इतना मारे गए थे सब कि कोहिमा को द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। इधर से जापानी मार रहा था सब, इधर से सुभाष चंद्र बोस मार रहे थे। और कहां तक पहुंच गए थे? इम्फाल तक। और ये कहां डटा था? सब कोहिमा तक। अब कोहिमा डटा था, इधर से मार मार के इतना मरे लोग वहां पर, इतना कि अंग्रेज इसको कब्रिस्तान कहा जाने लगा। बाद में जापान के ऊपर परमाणु बम पटक दिया अमेरिका। जापान का हम खुदे पगला गए, तो सुभाष चंद्र बोस आपकी मदद कहां से करेंगे? तब तक उनका विमान भी क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समझ गया कि नहीं? ऐसे कहानी वगैरह में देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में नहीं जमता था। ऐसा नहीं है, जमता था। समझ में गया? जैसे अभी के समय कैसे है, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, जीएस का टीचर, सबके फील्ड अलग अलग है, सबके तरीके अलग है। वही एक आदमी गरम दल, एक आदमी नरम दल, एक सामाजिक सुधारक, सबका बैच अलग अलग था ना। ऐसा नहीं था कि दुश्मनी था उन लोग, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन बवाल कर देता है सब दुश्मनी पे। ऐसा हो गया कि उनकी मतलब जो पोती थी उनको आके सफाई देना पड़ा कि मतलब सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे। राजनीति में ससुरा मुर्दा गौरल उठा ले आता है सब। तो ये देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस की फौज किस राज्य से एंट्री मारी थी? हाँ, किधर से? मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी कहां से? जब इम्फाल पहुंच गए लोग तो इन लोग का हिम्मत बढ़ गया। आजाद हिंद फौज का हिम्मत क्या हो गया? बढ़ गया। यहां से कह अब तो रुकबे नहीं करेंगे, अब सीधे कहां चलना है? दिल्ली। तो आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? दिल्ली चलो।
कहाँ चलो, दिल्ली। अंग्रेज सब बेचारा भागने लगा, सब अंग्रेज वाला लड़ नहीं पाता। आज भी जमीन की लड़ाई में अंग्रेज कभी नहीं जीत सकते। वियतनाम में उतरे थे सब, मार के मुआ दिया सब। कोरिया में उतरे थे, मार के मुआ दिया सब। अभी अफगानिस्तान में उतरा था तो जमीन पे मार के मुआ दिया सब। ये जो गोरका गोरका अंग्रेज है सब, ये केवल हवाई लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, कलेजा नहीं है। तो यहाँ भारत से लड़ो, यहाँ पे प्यास लगेगा तो बिस्लरी का पानी खोजेगा अंग्रेजवा। भारत वाला कहियो हटा, नदी पोखरा कुछ ले पानी पी ले, यहाँ मार ससुरा के। यहाँ पर वो ससुरा लड़ाई के मैदान में ब्रेड खाता है सब। बताओ, भारत वालों को ब्रेड कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। किसी को नाश्ता करा दो ब्रेड तो मने मन कर जाएगा। दूध सोचा तूने, बच्चा समझ लो हमरा। कौन सी खिला दिया ये आप, पेट भरेगा जी ब्रेड में। जब तक 7-8 रोटी बढ़िया से ना हो, बढ़िया 6-7 तो पराठा भुजिया ये सब दाब के खाओ, तहिया के एकदम रखो, तब लगता है हाँ 6-7 घंटा का माइलेज देगा गाड़ी। समझ आ गया कि नहीं? क्या आगे बढ़ जाए। बगावत कर दिया जितने भारतीयों को लगा। देखिए उस समय जो भारतीयता जगाने वाली बात थी, उस समय जिनको जिनको लगा उन्होंने अंग्रेजों को धो दिया। मंगल पांडे भी भारतीय अंग्रेजों के साथ है। बाद में मंगल पांडे को एहसास हुआ कि ससुरात तो नहीं थे, हमरा यूज करेगा, ले बंदूक उठाए धो दिए यहाँ पर। और सब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सरदार थे कौन? आजाद हिंद फौज वाले। क्योंकि आजाद हिंद फौज वाले सादा वर्दी में भी थे, और आजाद हिंद फौज की प्रेरणा से अंग्रेजों के फौजी भी उसी में थे। अब कोई अंग्रेज का सिपाही चल रहा है अफसर, और उसके पीछे भारत के सैनिक है गार्ड बन के, उसके मन में डर है, ससुराई भारत वाला है, अब आजाद हिंद फौज वाला गरियाएगा इसको तो हमरे मार देगा। आप अंग्रेजों को क्या जल्दी थी भागने की? वो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे। महात्मा गांधी जेल में थे, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी। समझ गया? जिन्ना उघारे नाच रहा था पाकिस्तान के लिए। समझ में? ऐसी क्या जल्दी थी अंग्रेजों की कि भाग के गया सब? आजाद हिंद फौज खोज खोज के मार रहा था। तो कहा रे चोट्टा कहीं का। डबल गुस्सा की, एक हमें गुलाम रखा, दूसरा गुस्सा की उनके कमांडर सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इतना मार मारा कि खुद संसद में बोले थे वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। क्या जल्दी पड़ गया कि 47 नहीं बीत पाया, आपसे आधे में भाग गए। और इस मार मारा था सभी आजाद हिंद फौज वाला, जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर पता ही नहीं चलता था, आते थे सब प्रेम से ऐसे निकालता था। अंग्रेज को लगता था खै नहीं निकालेगा, और निकाल मार दी धाए दे खै नहीं निकालता तो हम यहाँ समझ आ गई। भारत वाला कई कई जगह डिजाइनदार न होता है, कई को खै नहीं इधर रखेगा, कोनो लुंगी में मोड़ ले रहेगा, कहाँ रखेगा, उसको कंफ्यूजन में था सब। अंग्रेज डर गया सब कि खैनी निकालने के बहाने बंदूक निकाल दे रहा। उसमें कोई अंग्रेज नरम दल वाला गया, उस सही में खैनी निकाला तो भाग गया। ओ माय गॉड, तू कह रहे बकलोल का आजाद गुलाम बनाएगा रे, हमरा खैनी से डर गया। तू चुनौती है, ले तोरो लगा दे, ले तू बेचारों का भागेगा तो इज्जत जाएगा, नहीं भागेगा तो जान जाएगा। अंग्रेजों ने कहा भाई मर जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा यार। या तो सभी के सभी गरम दल हो जाओ, या तो सभी के सभी नरम दल हो जाओ। यार समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा है कौन सा, तो चुनौती निकालेगा कि बंदूक, समझ में नहीं आता है। पागल हो गया सब अंग्रेज। एक तो यहाँ की भाषा नहीं समझ में आती थी उनको। कोई बंगाल में गया तो बंगाली बोला, बिहार में क्या कर रहे गोरका का कर तो यार। और कुछ दूर पे उन सब की भाषा ही चेंज। भारत में नहीं देखते, झारखंड में जाइएगा कुछ और ही बोल देगा, वहां पर संताली भाषा हो जाएगी, वहां पर उड़ीसा में उड़िया हो जाएगी। पागल हो गया सब अंग्रेज। कहा सब भागो यार, यहाँ पे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा हम लोग को, मार रहा है सब ऐसा, गजब गजब। तो आजाद हिंद फौज बहुत आजादी में योगदान किया था। आजादी के योगदान में सबका हाथ। अब हम लोग से कई आदमी ऐसा उटपटांग सवाल पूछता है ना कि सर ये बताइए आज़ादी किसने दिलाया। हम कहिए क्या सवाल पूछता है। अब जैसे कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, अब कहेगा इसमें सबसे मेन अंग क्या है। यार तो सब तो जरूरी है ना, चक्का नहीं रहेगा तो इंजन किस काम का। कोई कहेगा इंजन नहीं तो पेट्रोल नहीं रहेगा तो इंजन कोने काम का, स्टीयरिंग नहीं रहेगा तो घुमाओगे कैसे। यार अजीब टाइप, बिना हाथ पैर का सवाल जब पूछते लोग ना समझ में था। अकेले ना गांधी के बस का था, ना अकेले सरदार पटेल के बस का था, ना अकेले किसी स्वतंत्रता सेनानी का। ये सबका योगदान है। ये तो वो लोग थे जिनका नाम हम जान गए। ऐसे करोड़ों लोग थे जो गुमनाम मौत मर गए हमारे आज के इस दिन देखने के लिए, तो जिनका हम नाम भी नहीं जानते।
क्या पूछते हो यार, आजादी किसने दिलाया? क्या पता आप में से बैठे किसी के पूर्वज भी अपनी जान दिए होंगे, आजादी की लड़ाई में उनका भी खून शामिल होगा, नहीं पता है हमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस इज्जत के हकदार नहीं। और ये पूछना कि किसने आजाद किया, ये उस गुमनाम मौत मरे इन शहादत के लोगों के लिए अपमान होगा जो आप पूछेंगे किसका। सबका योगदान, जिसको जितना मिला। अब सुभाष चंद्र बोस की जितनी जीवन थी उतना लड़े, भगत सिंह युवा अवस्था में कितने, शादी ब्याह की उम्र थी, शहीद हो गए यहाँ पे। और हमारा देश उन्हें शहीद नहीं मानता है। खुदीराम बोस बिहार वाला, बताइए, मोच दाढ़ी नहीं आई थी, शहीद। अब अगर आप पूछिएगा कि सबसे ज्यादा आजादी में किसका याद था, तो मतलब आप बिना सर पैर का सवाल पूछ रहे हैं। आप जवाब दे सकते हैं क्या कोई? सबका, यानी आप किसी एक को कर रहे तो बाकी को क्या कर रहे हैं? उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। सबका अपना अपना क्या था, योगदान था। आगे बढ़ जाए तो ये मणिपुर जो था ये पूरी तरह से हेड ऑफिस बन गया था किसका? आजाद हिंद। किसका? आजाद। और अगर जापान पे परमाणु बम नहीं पटकाया रहता तो यकीन मानिए आजाद हिंद फौज हमें 1945 में ही आजादी दिला दी रहती। वो जापान पर परमाणु बम पटका गया और उसी के एक सप्ताह बाद सुभाष चंद्र बोस जी का दुर्घटनाग्रस्त। नहीं तो इस अंग्रेजों को आदमी 45 में याद दिलाता। और उस समय हर इंसान गरम दल का था। आप ये मत सोचिएगा कि महात्मा गांधी उस समय नरम दल का था। यही महात्मा गांधी है जिन्होंने कहते करो या मरो। ये वही वाले गांधी है ना जो 1921 में जब असहयोग आंदोलन 20 में चालू किए थे तो एक गाल पे मारे तो दूसरा दे देंगे। चौरी चौरा में क्यों 22 पुलिस वाले जल गए, हम असहयोग आंदोलन वापस कर लेंगे। इन लोगों को बुझा गया था 20 साल में। 1922 में हुआ चौरी चौरा हत्याकांड। इनको लगा कि गलत है, ये तो अंग्रेजों को नहीं मारना चाहिए। और जब 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, इस 20 साल में इन लोगों को बुझा गया कि अंग्रेज लात जूता डिजर्व करते हैं। जो जिस लायक है उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। चाहे उनको इज्जत से सम्मान दीजिए, चाहे जूता से दीजिए, सम्मान उनको उस कैटेगरी का मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भी लास्ट में कहा कि भाई बहुत हो गई, लो नरम दल है, गाल मारेगा तो पचका दे रहा है, एक के गाल में कि दूसरा में नौबते नहीं आ रहा है, मारो ससुरों को, डू एंड डाई, करो या मरो। अब महात्मा गांधी के साथ क्या था ना, बहुत ज्यादा क्राउड था। महात्मा गांधी की ये सबसे बड़ी विशेषता, बहुत ज्यादा क्राउड को मैनेज कर लेते थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्राउड को मैनेज कर लेना। बहुत मुश्किल हो जाता है क्राउड मैनेज करना। आज सोशल मीडिया के जमाना में क्राउड मैनेज करना कितना दिक्कत होता है। जनवरी में जब रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन चल रहा था, कितना मैनेज करते करते आरा में फूकिए दिया सब ट्रेन। गया में चले, उस समय तो मीडिया भी नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था, गांधी कैसे कंट्रोल करते, चौरी चौरा फूक दिया सब। हमको उस समय एहसास हुआ था, सब चिल्ला रहा था, FIR हो गया होगा। हमको लगा था यार गांधी के समय कितना दिक्कत हुआ होगा। हमारे सामने तो यूट्यूब पे बोल दिए कि भैया 28 तारीख को आंदोलन नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। वो गांधी कैसे बोले होंगे। बहुत दिक्कत हुआ था। लेकिन जो चौरी चौरा में हुआ, ठीक किया, फूंक दिया। नहीं समझ में आ गया? जब कहीं जाइए तो भारत वालों से इज्जत दीजिए, इज्जत पाके जाइएगा। पिटाइएगा तो पिटा के जाइएगा। तो आजादी में इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन या आप इस बात को फील करेंगे कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम इन पूर्वोत्तर राज्य वालों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। हम इन पूर्वोत्तर वालों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। कई लोग इनको कहता है कि नेपाली है। अरे यार क्या बात करोगे तुम, अपने देश में तुम इस तरह से मानसिकता रखोगे तो कितना खराब बात हो यार। ये हम लोग इनके साथ कोई योजना देखिएगा इधर, ना ससुरा ना एयरपोर्ट बनेगा, ना कोई बढ़िया स्टेडियम, कुछ। जबकि ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में पूर्वोत्तर राज्य वाला बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आ गया कि नहीं? गया इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। सेना में बहुत बड़ा योगदान है। असम राइफल की जो फौज थी वहां पे बदरूराम एक सिपाही था। असम राइफल में बदरूराम सिपाही था ना, लड़ाई लड़ते लड़ते मारा गया और शहीद हो गया। और जब शहीद हो गया ना तो जो वहां पे जो क्वार्टर मास्टर होता है ना, जो लिखता है कितने लोग बचे हैं कितने नहीं बचे, तो बदरूराम का नाम काट देना चाहिए, तो उसने नाम ही नहीं काटा था। द्वितीय विश्व युद्ध में बदरूराम का मतलब नाम नहीं काटा था। उस जब नाम नहीं कटा था तो बदरूराम का नाम वो भी आता था, राशन भी आता था। 1 महीना तक नमवे नहीं काटा तो राशन आते ही गया। तो भाई राशन जब आता था तो बदरूराम है नहीं, शहीद हो चुके, तो उनका राशन बचते गया। एक समय आया कि बम्बार्डमेंट की वजह से इनकी सप्लाई कट गई, सप्लाई कट गया, इनके पास खाने को कुछ था ही नहीं। अब वायरलेस फोन हुआ कि सप्लाई कितने दिन में आएगी, तो कहा कि कम से कम 4 दिन लगेगा। तो कहा 4 दिन भूखले मर जाएंगे। तो अब पता चला कि बदरूराम का जो खाना आया है उसी बदरूराम के खाना के खा के ये लोग जिंदा थे। तो आज भी असम राइफल का ये गीत है, बदरूराम का बदन जमी के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है।
ये बदुराम का ना पूरा असम राइफल जो है ना उसका स्लोगन है ये यहाँ पर। तो इन लोगों ने इतना कुछ किया देश के लिए, कितना नहीं किया है, जितने कम संसाधन, हम लोग इनके साथ सौतेला व्यवहार कर देते। अजीब टाइप का आपको लगेगा, आपको इधर का मुख्यमंत्री पूछा जाएगा फटाक से बताएंगे, इधरिया का पूछेंगे तो कहा पूछ दिया यार। आप इस चीज को फील कीजिए, गलत बात है, ये गलत बात है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए होना क्या चाहिए, यहाँ पे टूरिज्म बेहतरीन बढ़ाना चाहिए। अब टूरिस्ट लोग कहाँ जाते हैं, गोवा भाग जाएंगे, टूरिस्ट लोग दिल्ली भागेंगे, उत्तराखंड भागेंगे, यहाँ भागेंगे। सबसे ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता जो देखने को मिलेगा पूर्वोत्तर है, लेकिन डेवलप ही नहीं किया। जब आप यहाँ घूमने नहीं जाएंगे तो यहाँ के लोगों से मिलेंगे कैसे? तो ये भी जरूरी है पूर्वोत्तर राज्य वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 7 सिस्टर में कितने आते हैं? लेकिन पूर्वोत्तर में समझ में आ गया?